अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाज ज़ैदी और मैं हूँ किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले होगी बात सिंध हुकूमत की, जिसने कोरोना के खिलाफ पाबंदियों में नरमी से किया साफ इनकार। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ये वाजे कर दिया कि न सिर्फ ये कि पाबंदियां बरकरार रहेंगी, बल्कि इस सब में मजीद सख्तियां भी होंगी। जो दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त थी वो 6 बजे बंद करना होंगी। खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। हर किस्म के सयाहती मकामात, मज़ारात, सिनेमा समेत स्कूल और कॉलेजेस सभी बंद रहेंगे। अगले 2 हफ्तों तक बंदिशें बरकरार रहेंगी। वज़ीर आला सिंध ने यह शिकवा भी किया है कि उन्होंने वफाक को जो मशवरे दिए थे वो नहीं माने गए। NCOC ने एक फ़ैसला किया, NCOC ने फैसला किया पता नहीं मंडे से फलानी चीज़ें खुल जाएंगी और फिर 1 जून से और चीज़ें खुल जाएंगी। इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें कोई रिलैक्सेशन की गुंजाइश नहीं है। मैंने बताया कि बाकी दुकानें 6 बजे शाम को बंद हो जाएंगी, मॉल्स भी 6 बजे शाम को बंद होंगे। मॉल्स के अंदर जो फार्मेसीज़ हैं वो बंद हो जाएंगी। हर किस्म के टूरिस्ट स्पॉट ये बंद हैं अगले 2 हफ्ते तक। स्कूल्स और कॉलेजेस, सईद गनी साहब बैठे हैं, बिल्कुल बंद। और हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं करें कि 5% से कम हो तो खुला रख दें, इसलिए कि ये बड़ा एक आज 5% है, कल 6 हो सकता है। वो आखान और इंडस में आपको बिस्तर नहीं मिल रहे। हमारी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल है वो फुल है। हमने एक्सपो सेंटर बंद कर दिया तो उसको दोबारा खोला है। अब ये तशवीश की चीज़ है जिस पे हमने आंखें नहीं बंद कर देनी कि सब ठीक है। मुल्क में कोरोना से अमवात में तो कमी देखने को मिल रही है, लेकिन कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद अब भी ज़ायद है। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.96% हो गई है। दूसरी तरफ अच्छी खबर यह भी है कि पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में तैयार वैक्सीन आइंदा चंद ही रोज़ में दस्तयाब हो जाएगी। अरहम खान रिपोर्ट कर रही हैं। कुछ सियासी गहमा गहमी की बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की कोर कमेटी का इजलास बनी गाला में हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी इस पर गौर किया गया। समा के नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश हमारे साथ हैं, कोशिश करेंगे उनसे बात कर सकें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की कोर कमेटी का इजलास, ये इजलास इसलिए भी अहमियत इख्तियार कर गया है, न सिर्फ ये कि इसमें तरीन हम ख्याल ग्रुप, उनसे होने वाली बातचीत और वहाँ पर सुलझने वाले मामलात ज़ेर गौर आएंगे। इस सब के अलावा मुल्क में कोविड, इसकी सिचुएशन, इसकी सूरत हाल, इस पर बात होगी। साथ के साथ अपोजिशन मुसलसल वो आदाद शुमार उनको बिल्कुल मुस्तरद कर रही है जो मुआशी आदाद शुमार हुकूमत पेश कर रही है। ये मामला भी बहुत अहम है। इस अहम बैठक में इस सब के ऊपर भी बात होगी। एक तरफ जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप से होने वाली बातचीत, वहाँ सुलझने वाले मामलात, दूसरी तरफ मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली। नूरुल अमीन दानिश हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। नूरुल अमीन दानिश, कितने चैलेंजेस हैं हुकूमत के सामने इस वक्त और उन सब पर बात होनी है अभी? आज देखिए बड़ा अहम इजलास हुआ है आज वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाइश का बनी गाला पर, जहाँ पर मुख्तलिफ जो हैं वो इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है। खुसूसन जो इस वक्त मुल्क में एक महंगाई का एक तूफ़ान है, उसके ऊपर खुसूस तौर पर इमरान खान ने जो है जो वज़रात थे और जो हुकूमती नुमाइंदगान थे उनसे इसकी वजह पूछी और इस हवाले से इसके ऊपर काबू पाने के हवाले से जो है वो भी उनको हिदायत की है। उसके अलावा यहाँ पर जो तीसरी लहर है कोरोना की, उस हवाले से भी बातचीत हुई है और सबसे अहम जो जहांगीर तरीन ग्रुप है उस हवाले से भी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से जो मुलाकातें चल रही हैं उस हवाले से इमरान खान को एतमाद में भी लिया गया है। तो मुख्तलिफ जो मुल्की जो सलामती के अमूर हैं और जो इस वक्त रीजन में जो टेंशन चल रही है उस हवाले से भी बातचीत हुई है। तो इमरान खान ने जो है अपनी टीम को मज़ीद मौसर अंदाज से तमाम तर चैलेंजेस से निपटने का जो है वो कहा है। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने पाकिस्तान को सियासी बुनियादों पर FATF ग्रे लिस्ट में रखे जाने की तस्दीक कर दी है। इस उम्मीद का इजहार भी किया है कि भारतीय साजिश नाकाम होगी और हम जून में ग्रे लिस्ट से छुटकारा पा लेंगे। कहा बजट में आवाम पर टैक्सों का इजाफी बोझ डाला जाएगा, ना ही बिजली टैरिफ बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन की वर्चुअल प्रेस ब्रीफिंग। समा ने FATF ग्रे लिस्ट से मुताल्लिक अहम सवाल कर दिया। वजीर खजाना ने कहा 1-2 को छोड़कर बाकी तमाम शराइत पूरी कर चुके, दुश्मन की चालें नाकाम बनाते हुए जून में ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पुरुम्मीद हैं। तलवार हमारे ऊपर लटक रही है। जून 2018 से हम FATF की ग्रे लिस्ट में हैं, लेकिन आप नहीं समझते ये पोलिटिकली मोटिवेटेड किस्म का एक डिसीजन है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये पॉलिटिकल है, इसमें एलिमेंट है। हिंदुस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है दूसरों के थ्रू कि वो हमारे पे प्रेशर डाल सके,
लेकिन हम भी हमारे भी कुछ दोस्त हैं, हम उनके थ्रू जा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखें हमने तो सारा कुछ कर लिया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हम FATF से निकलेंगे। शौकत तरीन ने कहा 3.94% शरह नमू को मुतनाज़ा न बनाया जाए। NFC के मामले पर सूबों को साथ लेकर चलेंगे। कीमतों में इस्तेहकाम और महंगाई में कमी को पहली तरजीह करार दे दिया। हमें 20% ग्रोथ दिखानी पड़ेगी हमारे रेवेन्यूज में, और इंशाल्लाह करेंगे। वो पेट्रोलियम लेवी है उसको कम कर दिया है, सेल्स टैक्स कम कर दिया है। क्यों कर रहे हैं ये हम? हालांकि IMF नहीं चाह रहा कि ये करें, वो तो चाह रहे हैं कि ज्यादा हो, लेकिन इसलिए कि हम अवाम के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे। वजीर खजाना ने उम्मीद दिलाई कि हुकूमती कोशिशों से मुआशी तरक्की की शरह आइंदा साल में 5%, जबकि इससे अगले साल 6% से भी ज्यादा हो सकती है। नून लीग रहनुमाओं ने हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। मोहम्मद जुबैर कहते हैं इमरान खान की हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, टैक्स और बिजली के नर्ख बढ़ा दिए गए, 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, 50 लाख लोगों को बेरोजगार किया। मिफ्ता इस्माइल बोले हुकूमत ने जानबूझकर मईशत के मामले पर झूठ बोले, हमने 2 करोड़ से जायद लोगों को खत गुर्बत से निकाला था। मौजूदा वज़ीर ख़जाना ने आज से एक महीना पहले इमरान खान की मईशत के बारे में खुद उनके अल्फाज हैं शौकत तरीन साहब के कि मईशत का हमारी हुकूमत ने पिछले 2.5 साल में बेड़ा गर्क कर दिया है। हुकूमत के एक वज़ीर ने हुक्म सरजद किया था कि मईशत की जो ग्रोथ है शरह नमू उसको 4% दिखाया जाए, जबकि असल नंबर 3 के करीब है। हमने 2 करोड़ लोगों को इस मुफलिसी से, इस गुर्बत से निकाला और ख़त गुर्बत के नीचे अब 5.5 करोड़ लोग रह गए थे जब हम 2018 में छोड़ के गए थे। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो 2 करोड़ लोग जो हमने निकाले थे वो वापस आज इमरान खान ने ख़त गुर्बत के नीचे धकेल दिए हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने बजट में तनख्वाहें बढ़ाने की खुशखबरी सुना दी है। कहा कि माजी में कर्ज़े लेकर तरक्की दिखाई गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चैलेंजेस के बावजूद मईशत को संभाला है। रवा बरस ग्रोथ रेट 4% रहेगा। वाज़े अंदाज में बता दिया है कि एहतसाब के बगैर शहबाज शरीफ बाहर नहीं जा सकेंगे। जब हमें हुकूमत मिली हकीकत ये था कि मुल्क को कंगला कर दिया था, 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा था। क्या ये ग्रोथ है जो कर्जे लेकर ये काम किया जा रहा है? आज जब इमरान खान को तमाम चैलेंजेस मिले, जिसमें पहला चैलेंज चोरों का मिला अपोजिशन का, दूसरा चैलेंज जो पूरी दुनिया को मिला उसके साथ पाकिस्तान को भी मिला, उसके बावजूद ना सिर्फ इकोनॉमी को संभाला दिया, आज जब मईशत जो है वो पूरी दुनिया की नीचे है, ग्रोथ रेट जो है वो 4% होगा इस साल का। आज हम खुद ऐलान कर रहे हैं कि हम बजट में तनख्वाहें बढ़ाने जा रहे हैं। क्या आप उन चोरों की बातें सुनेंगे? इन शैतानों के लिए अल्लाह ने सूरह नास भेजी थी। वो लोग हैं जो मुल्क को तरक्की करता नहीं देख सकते, चाहते हैं यहाँ से भागना। वो एक मकरी झूठा मरीज पहले निकल गया झूठ बोल के, हुण इत्थे एहतसाब करवाना पैना है। अब शहबाज शरीफ साहब यहाँ से नहीं जा सकेंगे। इस बार तो इलाज इधर अलाइड हॉस्पिटल में होगा, सिविल हॉस्पिटल में होगा। तो हम तो कहते हैं अगर आप समझते हैं कि आपके वालिद साहब वहाँ पर इतने गैर महफूज हैं तो आए अपने वतन में वापस लौटें। हमारा आपसे वादा है मुकम्मल सिक्योरिटी मिलेगी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत मुआशी आदाद-ओ-शुमार के मामले पर झूठ बोल रही है। इमरान खान और उनकी टीम ने मुस्लिम लीग नून के मंसूबों पर तख्तियां लगाने के सिवा और किया ही क्या है। शहबाज शरीफ का 2014 में शुरू किया गया ई लर्निंग प्रोग्राम 2018 में मुकम्मल भी हो गया था। 2021 में उस पर ब्रीफिंग, इसका मकसद भला है क्या? मईशत का फ्रॉड 3 दिन से आपके सामने जारी है कि अदाद शुमार का झूठ और फरेब 2014 में जो ई प्रोग्राम शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, 2021 में ई हुकूमत उसकी तशहीर कर रही है कि इमरान साहब का विजन है ई झूठ बोलना, 1 करोड़ नौकरियां, ई 50 लाख घर, ई चीनी कमीशन, ई IMF नहीं जाऊंगा, ई के ऊपर तमाम डाके, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरियों का इलेक्ट्रॉनिकली कमीशन बनाओ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना करो। जो चीफ स्टैटिस्टिशियन है वो 2018 से अपनी पोजीशन पर नहीं है। आज 3 साल हो गए पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा फज किया जा रहा है।
रमजान में हर हफ्ते 17% महंगाई बढ़ी, वो कैसे वापस होगी? तरक्की की शरह 3.9 और 4% तो दिखाई जा सकती है। ये मंसूबे पाकिस्तान की अवाम को मिले जिनके ऊपर हर रोज दिहाड़ियां लगाई जाए, और ये अब दिहाड़ी लगने नहीं देंगे। और इसी पर वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने जवाब दिया है। कहने लगे, डर लगता है नून लीग वाले बल्ब की इजाद का क्रेडिट भी नवाज शरीफ को ना दे दें। नून लीग वालों का तजर्बा चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का है। मईशत से मुताल्लिक़ बातें ना किया करें। माजी में खुद मिफ्ता इस्माइल इसहाक डार की मौशी पॉलिसीज़ पर तनकीद कर चुके हैं। ये तो कभी कभी लगता है कि मरियम औरंगज़ेब या इनके लोग आके कहेंगे कि ये जो बल्ब ईजाद हुआ था ये थॉमस एडिसन ने नहीं ईजाद किया था, ये भी नवाज शरीफ ने ईजाद कर लिया था। और ये भी कहेंगे कि पहिया भी जो है वो नवाज शरीफ ने ईजाद किया हुआ था। और कहीं ये भी ना आके कह दें कि पाकिस्तान बनाने का जो ख्वाब था वो भी नवाज शरीफ ने देख लिया था। वो खुदा खौफी करो। और आप लोगों का तजर्बा जाली अकाउंट्स बनाने का है, आप लोगों का तजर्बा मनी लॉन्ड्रिंग करने का है। आप उनके ऊपर आकर बात किया करें। आपको ये मैशियत पे बातें करना जो है वो सूट नहीं करती। इनके अपने साहब का वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने इसहाक डार की माशी पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद की थी। लिहाजा आपके सामने फिगर्स रखना चाहता हूँ। 5.5% ग्रोथ में मुल्क को ये 19.2 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट दे के गए थे। आज हमारी 4% ग्रोथ में करंट अकाउंट सरप्लस है 1 बिलियन डॉलर पर। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के लिए बाहर जाना मुश्किल है, पाकिस्तान में बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। वजीर सेहत पंजाब ने बड़ी पेशकश की, कहा नवाज शरीफ की तरह हमारे डॉक्टर से इलाज कराइए, शहबाज शरीफ ठीक हो जाएंगे। यास्मीन राशिद ने पंजाब में कोरोना वबा की शिद्दत कम हो रही है ऐसी खुशखबरी सुनाई। बताया तीसरी खतरनाक लहर के दौरान पहली बार 1000 से कम केसेस रिपोर्ट हुए। उमर बिन आसिफ मजीद बताएंगे। वजीर सेहत पंजाब का दौरा रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी को सियासी तड़का। अपोजिशन लीडर की सेहत से मुतालिक समा के सवाल पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने छोटे मियां साहब को बड़ी पेशकश कर दी। हमारे पास जब नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए थे तो हमने 14 दिन का रख के उनकी तबीयत ठीक ही करके भेजा था ना। हमेशा ऑफर करती हूँ कि अगर शहबाज शरीफ साहब को हम किसी तरीके से हेल्प आउट कर सकें तो मैं तो उनको पूरी तसल्ली देती हूँ कि हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। आपके लिए इस वक्त बाहर जाना मुश्किल है, आप मेहरबानी करके हमारे डॉक्टरों से इलाज करवाइए। वजीर सेहत पंजाब ने यह भी बता दिया कि सूबे में कोरोना का जोर अब पहले जैसा नहीं रहा। 36 अजला में से किस किस में सूरत हाल निस्बतन तशवीशनाक है ये भी बता दिया। राजनपुर है, लिया, उकाड़ा, पाकपटन, साहिवाल, मुजफ्फरगढ़, दिहाड़ी, खानेवाल, चकवाल, गुजरात, ननकाना साहब, खुशाब, रहीम यार खान और लोधरा। बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा यहाँ इन्फेक्टिविटी रेट 8 से कम हो चुकी है। रावलपिंडी में जल्द 6 नए कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का ऐलान। ये भी बता दिया कि वैक्सीन लगाने के लिए सूबे के 4 लाख सरकारी असातिज़ा की फहरिस्तें भी तलब कर ली गयी। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। पानी चोरी और बदउनवानी नैब ने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के एंटी थेफ्ट सेल को रेडार पर ले लिया है। इंचार्ज सेल राशिद सिद्दीकी के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। हाइड्रेंट सेल के रिकॉर्ड और पानी चोरी पर मुकदमात की छानबीन भी तेज कर दी गई है। इसी बारे में मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। मोहम्मद अली हफीज, इस सिलसिले में बड़ी तेजी से काम किया जा रहा है। अब चोरी और बदनवानी का मामला है, वाटर बोर्ड का एंटी थेफ्ट सेल है, नैब के रडार पर आ चुका है। अब इसके हवाले से जो है इंक्वायरी भी जो है वो तेज कर दी गई है। जो हमारे जराए बताते हैं वो जो लेटर समा को मौसूल हुआ है उसके मुताबिक जो हाइड्रेंट सेल है उसका रिकॉर्ड मांगा है, जबकि जो पानी चोरी के मुकदमात हुए हैं उसके हवाले से भी जो है रिकॉर्ड का कहा गया है। जो इंचार्ज हैं वाटर बोर्ड के एंटी थेफ्ट सेल राशिद सिद्दीकी के, उनको नैब ने जो है उनका घेरा भी तंग कर दिया है। उससे मुताबिक जो है अहम शवाहिद भी जो है जो हमारे जराए भी कंफर्म करते हैं कि नैब हुकाम को जो है उन्होंने हासिल कर लिए हैं। कहा जा रहा है कि राशिद सिद्दीकी के पीछे अहम शख्सियात हैं और जो एंटी थेफ्ट सेल है वो पानी चोरी में जो है कई मकामात पे सहूलतकारी का रोल अदा कर रहा है। इस हवाले से भी जो है नैब इंक्वायरी कर रहा है और जो करप्शन हुई है हाइड्रेंट सेल के अंदर उस पर भी जो है राशिद सिद्दीकी के ऊपर जो है वो इल्जाम आ रहे हैं। इंक्वायरी तेज कर दी गई है। कहा जा रहा है जल्द जो है इस इंक्वायरी के नतीजे सामने आएंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। किसी को एनआरओ दूंगा ना ही छोड़ूंगा, नो एनआरओ की पॉलिसी, किसी सूरत इस पर समझौता नहीं होगा, ये जारी रहेगी। वजीर आजम इमरान खान ने पीटीआई कोर कमेटी के इजलास में वाजे कर दिया है। इस बारे में मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास शब्बीर, ये स्टेटमेंट और इसके अलावा क्या क्या गुफ्तगू रही?
देखें, आज कोर कमेटी के इजलास जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने की, चीनी स्कैंडल में जहांगीर तरीन के मुलव्वस होने की बातचीत भी आज कोर कमेटी के इजलास में ही, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कुछ पॉइंट्स लिखे थे जिनका उन्होंने इजहार किया कोर कमेटी के इजलास में, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, कोई ना समझे कि मुझे कोई ब्लैकमेल कर सकता है, सबका एहतसाब होगा, अगर मेरी हुकूमत जाती है तो चली जाए, असूलों पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। आज के इजलास में नो NRO पॉलिसी पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। तो वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि इंतखाबात इसी साल कराने का फैसला, बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो इसी साल करवाए जाएंगे, और KPK के वज़राए आला को बल्दियाती इंतखाबात करवाने के हवाले से भी आज के इजलास में हिदायत जारी की है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुखालफिन के साथ भी ज्यादती नहीं की तो अपनों के साथ क्यों की जाएगी, सबका एहतसाब होगा, कोई मुझे ब्लैकमेल सबका एहतसाब होगा, कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। इसी सब के ऊपर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमको ज्वाइन कर चुके। खालिद अजीम साहब, बहुत सारे मामलात थे, खास तौर पर जहांगीर तरीन हमख्याल ग्रुप से होने वाली गुफ्तगू, इसका जायजा लेना था। ऐसे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये कह देना कि NRO किसी के लिए नहीं है, चाहे वो अपने हो या पराए, ये सर ये किस तरफ जा रहे मामलात? जी, प्रैक्टिकली प्राइम मिनिस्टर को ये बात जो है वो उसको साबित भी करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम जो है वो मुख्तलिफ इदारों के पास मौजूद है, जिसमें सरफहरिस्त जहांगीर तरीन है। FIA उनके खिलाफ इस वक्त तहकीकात भी कर रही है, और उसमें केसेस भी उनके खिलाफ बनाए हुए हैं, उनकी इंक्वायरी चल रही है। और इसी तरह से नैब भी इस चीनी के स्कैंडल की कर रही है, तफ्तीश कर रही है। ये जो सारे मामला हैं ये तो है सामने, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम आ रहा है, मैं ये समझता हूँ उनको भी क्लियर करना जरूरी है। जुल्फी बुखारी साहब जो एक मामले में उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है, लेकिन इसी तरह से उसी अंदाज में तकरीबन नाम जो है वो सरवर खान साहब का भी आ रहा है। तो इन सारी चीजों को जो है प्राइम मिनिस्टर को इसलिए देखना पड़ेगा कि इमरान खान जो है वो एक कता कलामी की माजरत। खालिद अजीम साहब, नून लीग के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कोर कमेटी का इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें इमरान खान साहब ने ये वाज़े तौर पर कह दिया है कि अगर जहांगीर तरीन भी मुलव्विस हुए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उसूलों पर मैं कोई समझौता नहीं करूँगा, कोई मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता। जब वो अपने के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं ज़ुबैर साहब, तो फिर आप लोगों से तो NRO की कोई बात हो ही नहीं सकती, उन्होंने वाज़े कर दिया है। NRO मांगा किसने? मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब जो है ना वो अपनी दुनिया में मगन है। 3 साल होने को आ गए हैं, उन्होंने पकड़ के चुन के के लीडर्स को अंदर बंद किया है, केसेस चलाए हैं, पकड़ की है, कोर्ट कचहरी बुलाया है। तो अब ये कह रहे कि NRO नहीं दूंगा। NRO मांगा किसने भाई? NRO अगर मांगा होता तो आप ये इतनी पकड़ धकड़ और ये सब कुछ ना होता। शहबाज शरीफ साहब 2 दफा जेल जा चुके हैं, मरियम नवाज साहिबा 2 दफा जेल जा चुकी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी को इतने अरसे कौर कोठरी में रखा है, इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह, मतलब कोई बचा है? तो आपसे NRO मांगा किसने? आप कोई तारीख बता दें, कोई किसी शख्स का नाम बता दें, कोई जगह बता दें जहां आपसे NRO मांगा हो। तो ये एक खुशफहमी है कि मैं NRO नहीं दूंगा, आपसे किसी ने नहीं मांगा, और ना ही आपने पाकिस्तान के कानून के हिसाब से उनके पास कोई कानूनी हैसियत है NRO देने की। वजीर आजम की पावर्स बड़ी लिमिटेड है। 3 साल के बाद भी अगर उनको ये समझ नहीं आई है कि वजीर आजम के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है, ना नैब उनके अंडर आती है, तो वो किस हैसियत से ये बात करते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा? इतनी बड़ी कोर कमेटी है, इतने बड़े बड़े लीडर्स बैठे हुए हैं, वो वजीर आजम को ये नहीं बताते कि वजीर आजम साहब आपके पास कौन से कानून के तहत आपके पास हैसियत है? सबके बावजूद भी ज़ुबैर साहब, इस सब के बावजूद भी वाकई शुगर स्कैंडल के ऊपर काम हो जाता है, वाकई जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन हो जाता है। सर, ये तो एक बेहतर बात होगी ना। एक तो आप लोग भी एक सिंपल सी चीज नहीं समझते। शुगर स्कैंडल कहाँ से शुरू हुआ था कि चीनी महंगी हो गई है? क्या वो कब हुआ था? 1.5 साल पहले, तकरीबन नवंबर 2019 में शुरू हुआ था। चीनी बढ़नी शुरू हो गई थी, महंगाई होनी शुरू हो गई थी। चीनी क्या सस्ती हो गई है? पहली बात तो ये है कि इतनी नाअहल, इतनी इनकॉम्पिटेंट हुकूमत दुनिया में नहीं कभी देखी होगी। भाई चीनी का स्कैंडल क्या मतलब? चीनी की कीमतें महंगी हो गई थी, पॉइंट आ गया। कम करनी। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आप हमारे साथ थे। खालिद अजीम साहब, आपने तज्जिया किया।
मुआविन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि कश्मीर और फ़लस्तीन को एक मसला समझते हैं और मजलूमों के साथ खड़े हैं। इसराइल के जुल्म व तशद्दुद और भारत के मजालिम के खिलाफ पाकिस्तान आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद कर रहा है। मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट इसी सिलसिले में देखते हैं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी की मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के उलमाए कराम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था कि फलस्तीन के मामले पर वज़ीर आज़म ने भरपूर किरदार अदा किया। हम कश्मीर और फलस्तीन को एक मसला समझते हैं, हर मुमकिन फलस्तीनी भाइयों की मदद करना चाहते हैं। आज फलस्तीन की सड़कों पर लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जो हम तवक्को करते थे, उन तवक्कुआत से कहीं आगे जाके पाकिस्तान फलस्तीन के लिए खड़ा हुआ है। मौलाना राघव हुसैन नईमी का कहना था फलस्तीन पर इसराइली तोसी पसंदाना सोच के खिलाफ है। वो तमाम NGOs जो कि पाकिस्तान में काम कर रही हैं और पाकिस्तानी हैं, वो अगर फ़लस्तीन में जाके वेलफेयर का काम करना चाहें तो उसके लिए मैकेनिज्म बनाए जाने की ज़रूरत है। उलमाए कराम का कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ नमूज़ रसालत, इस्लामोफोबिया, कश्मीर और फलस्तीन के मामले पर हुकूमत ने भरपूर किरदार अदा किया है। जहां जुल्म होगा उसके खिलाफ खड़े होंगे। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। कराची का साहिल, यहाँ चहलकदमी मुश्किल। कराची सी व्यू पर वॉक के लिए आने वाले शहरी पर कुत्तों ने हमला किया। मुतासरा शख्स को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा शख्स के मुताबिक सी व्यू पर आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा है और एहतियाती तदबीर ना होने के बराबर। ऐसे में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आवारा कुत्तों की वजह से शहरियों को वॉक करना, साइकिलिंग करना, इस सब में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। साहिल पर आने वाले शहरियों को आवारा कुत्ते काट लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग एनिमल लवर्स हैं, काफ़ी लोगों ने पेट्स पाले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स भी बहुत ज़्यादा हैं और इतने ज़्यादा हैं कि साइकिल चलाना या सड़कों पे वॉक करना भी बहुत मुश्किल है। आज सुबह मैं सी व्यू की तरफ निकला तो मुझे सी व्यू पर ही समंदर के करीब कोई 8 से 10 कुत्तों ने घेरा, बहुत चुपके से घेरा और मुझ पे हमला किया और मेरे पूरे जिस्म पे, मेरी बाजुओं पे, मेरी टांगों पे और मेरी कमर पे 10 से ज़ायद ज़ख्म है। लाहौर डिफेंस में कत्ल होने वाली बरतानवी निजात पाकिस्तानी लड़की मायरा जुल्फ़िकार जज बनने के लिए पाकिस्तान आई थी, लेकिन उन्हें कत्ल कर दिया गया। इंसाफ के हुसूल तक पाकिस्तान से नहीं जाऊँगा। मायरा के वालिद की समा के नुमाइंदे रियाज अहमद से खुसूसी गुफ्तगू पर रिपोर्ट देखिए। मायरा के वालिद ने तो उसे जज बनने के लिए पाकिस्तान भेजा था, मगर दोस्त नुमा दरिंदों ने उसे कब्र में पहुंचा दिया। बड़ा सासा था वो मेरे लिए, हैं जी। तो मेरी ये कसूर है कि मैंने अपनी बच्ची को जज बनाने के लिए और इस मुल्क के अंदर भेजा है कि जाओ बेटा मेरा नाम पैदा करो कि मैं उस मुल्क से आया हूँ। जुल्फकार अहमद को शिकवा है कि पंजाब पुलिस ने अब तक इंसाफ के हसूल के लिए उसकी कोई मदद नहीं की। मायरा के वालिद का कहना है जाहिर जदून और सजल उसकी इंग्लैंड में क्लास फेलो थी, जबकि साद बाट और इकरा आगे इन दोनों के दोस्त थे। उस गवर्नमेंट ने इतनी हेल्प की है बच्ची को पढ़ाने में, और हमारी गवर्नमेंट में जब से आया हूँ धक्के खा रहा हूँ। कभी उस दफ्तर जाता हूँ, कभी उस दफ्तर, कभी उसको फोन, कभी इससे सिफारिश। मकतूला 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। वालिद का कहना है कि मकतूला मायरा के दोस्तों में से एक का ताल्लुक बाअसर लोगों से है। मायरा के कत्ल को 20 रोज गुजर गए, लेकिन पुलिस अभी तक कातिलों तक पहुंचने में नाकाम है। पुलिस का कहना है कि जदीद साइंसी खतूत पर तफ्तीश जारी है और जल्द मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। कुकाड़ा में जायदाद के लालच में बेटे ने फायरिंग की, बाप और सौतेली मां को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात के बाद वो फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मकसूद ने जायदाद में हिस्सा मांगा था। न देने पर वालिद मोहम्मद यासीन और सौतेली मां इरशाद बीवी को गोलियां मार दी। दोनों की लाशें अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। मुल्क के कई शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बालाई इलाकों में बर्फ़ पड़ने से सर्दी बढ़ गई। कहाँ का मौसम कैसा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बारिशें और बर्फबारी, मई का महीना कई शहरों में खुशगवार हो गया। एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया, हवेलियां और गिरदोनवा में बारिश से मौसम हसीन हो गया। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में बारिश ने जल थल एक कर दिया। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई, बालाई इलाकों में सर्दी लौट आई। शकरगढ़, जफरवाल
और नारोवाल समेत दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद ठंडी हवाएं चल गईं, सर्दी हो गई। टंडोवाला यार में खौफनाक आंधी चली, आम के कई बाग उजड़ गए। मैंने इसको छोटे से पाला था, अभी मेरा अंदर जल रहा है, फिर मैं क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं थी। बहुत करोड़ों का नुकसान हुआ है, सारे दरख्त टूट के खत्म हो गए। उधर हैदराबाद में शहर की मसरूफ सड़कों पर ताहाल साइन बोर्ड्स मौजूद हैं जो आंधी या तेज हवाएं चलने पर हादसात का सबब बन सकते हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई की है, जबकि सिंध और जुनूबी बलूचिस्तान में शदीद गर्मी रहेगी। कोयटा का इलाका किली इस्माइल मसाइल का गढ़ बन चुका है। गंदगी और पानी की शदीद किल्लत ने शहरियों का जीना मुहाल कर रखा है। मकीन कहते हैं इलेक्शन के वक्त बड़े बड़े वादे करने वाले अब ढूंढने से भी नहीं मिलते। मेरा नाम मौज़म हुसैन है और मैं गुल टाउन ताजिकाबाद निस्फ किली इस्माइल का रिहायशी हूँ। हमारे इलाके में कचरादान ना होने की वजह से यहाँ के इलाका मकीन इस तरह कचरा फेंक जाते हैं घरों के बाहर, जिसकी वजह से बीमारियाँ और ताफून फैल रहा है। घरों में एक बूंद पीने का पानी नहीं है। बच्चे और बड़े सारा दिन पानी की तलाश में सरगर्दा रहते हैं और जहाँ उन्हें नजर आए कि ट्यूबवेल वगैरह है, वहाँ से रेडियो में इस तरह पानी ले जाके अपने घरों में लेके जाते हैं। मैं अपने इलाके के MNA और MPA साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो इलेक्शनों के टाइम हमसे वोट मांगने आते हैं कि हमारे इलाके में प्रॉपर कचरादान बनाएं और हमें साफ पीने का पानी मुहैया करें। चौधरी निसार अली खान करीबन 3 साल बाद कल पंजाब असेंबली की रुकनियत का हलफ उठाएंगे। वो 2018 के आम इंतखाबात में कामयाब हुए थे, लेकिन हलफ नहीं उठाया था। अपने बयान में चौधरी निसार ने वाज़ेह किया कि हलफ उठाने से कतन उनके मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई। ये भी कहा कि वो असेंबली से किसी किस्म की मराआत, तनख्वाह या फिर TADA नहीं लेने वाले। हलफ उठाने का बुनियादी मकसद सियासी हालात और मुहर्रिकात को कंट्रोल करना है। इलेक्शन का बॉयकॉट करना और सियासी मैदान खुला छोड़ना बड़ी सियासी गलती होती है। शहबाज शरीफ के बाहर जाने के रास्ते में मुश्किलात आईं, इसीलिए वो इसका गुस्सा कोरोना वैक्सीनेशन अमल पर तनकीद करके उतार रहे हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि कोरोना वैक्सीन हर खास व आम को बगैर किसी सियासी वाबस्तगी देखे लगाई जा रही है। आवाम की सहूलत के लिए काम कर रहे हैं, शोबाज के लिए नहीं। वो सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। ज़िले सुबहानी दोयम जो है वो इस वक्त बाहर ना जाने का जो एक उनके रास्ते में हर्डल्स आई, तो वो गुस्सा जो है रोज़ वैक्सीनेशन प्रोसेस पे क्रिटिसाइज़ करके निकाल रहे हैं। वैक्सीनेशन पाकिस्तान के हर हादसों आम को बगैर किसी सियासी वाबस्तगी के लगाई जा रही है। हमें वो दिन भी याद हैं कि डेंगू के कहीं वार्ड में या किसी जगह भी जहाँ कैंप लगता था तो सबसे बड़ा उस डेंगू के ऊपर जिसकी तस्वीर लगती थी वो शहबाज शरीफ की होती थी। तो इस वक्त हमें शोबाजी से दिलचस्पी नहीं है, हम हकीकी आवाम की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए उनको रिलीफ देने के लिए कोशिश हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जमशेद इकबाल चीमा कहते हैं इस साल 6 बड़ी फसलों की बम्पर पैदावार हुई। इसी वजह से देही मईशत में $7 अरब की इजाफी रकम आई। कपास की बुआई और पैदावार के अहदाफ भी हासिल हो गए। समा से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। इस साल रिकॉर्ड पैदावार गंदम की हुई है। 28 मिलियन टन से ज़्यादा गंदम की पैदावार है। 8.2 मिलियन टन तारीख की सबसे ज़्यादा पैदावार चावल की हुई है। फिर 5.7 मिलियन टन आलू हुए हैं। पिछले साल हमारी 129 अरब रुपए की हमने इम्पोर्ट कम की है। $7 बिलियन रूरल इकोनॉमी में ज़्यादा गया है। तमाम इंडस्ट्रीज जो है डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल पे। एग्रीकल्चर जहाँ रॉ मटेरियल देता है वो इंडस्ट्री जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो या
या मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाती है। इस वक्त कॉटन का जो टारगेट है हमारा वो 6 मिलियन एकड़ का टारगेट था, हम समझते हैं कि हम 5.6-5.7 मिलियन टन एकड़ तक चले जाएंगे। कमिंग जून में पेरेंट फ्लॉक बढ़ जाएगा तो फिर फर्स्ट डे चेक, वन डे चेक की कीमत कम हो जाती है। हम अगर मकई ज्यादा पैदा कर जाते हैं तो पोल्ट्री फीड सस्ती होती है। मियां साहिबान या आप जरदारी साहब के दौर में ज़राअत फेल हुई और वो इसके बावजूद इसरार करते कि हमारी बड़ी बड़ी हम ज़राअत के बड़े सज्जन हैं, दोस्त हैं, ये वगैरह वगैरह, हम बड़े मतलब वो चैंपियन बनते हैं इसके, जबकि ज़राअत टोटल फेल हुई आपके देने में। पेशावर में जिंदा मुर्गी की कीमत में मुसलसल इजाफा, एक हफ्ते में 20 रुपये बढ़ चुके हैं। कीमत बुलंद तरीन सतह 321 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गई है। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। जिंदा मुर्गी वो भी फ़ी किलो 321 रुपये। कीमत ऐसी तो फिर अवाम इसे कैसे कर सकते हैं? ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करने के लिए इस्तेमाल। पेशावर की मार्केटों में नर्ख भी बढ़े तो एक हफ्ते में पूरे 20 रुपये। ताजिर कहते हैं कि मुर्गी पंजाब से लाते हैं जहां चंद सरमायादारों की अजारादारी है। 90 रुपये चूज़ा है, इसका रेट 40-45 होना चाहिए। ये मुनाफाखोर बड़े तेज़ रेट चला रहे। असल मुनाफा जो है ये बड़े बड़े ठेकेदार जो पंजाब में बैठे यही मुनाफाकार है और काम ख़राब है आम आदमी का। पेशावर में जिंदा मुर्गी 321 रुपये किलो तो इसका गोश्त 510 रुपये किलो पर पहुंच गया। शहरी रमज़ान के बाद भी मुर्गी के रेट्स में मुसलसल इजाफे से परेशान। हमने सोचा था कि रमज़ान के बाद इंशाल्लाह ये फिर अपनी रेट पे वापस आएगा, लेकिन ये रोज़ तो रोज़ महंगी हो रही है और आग की तरह इसका कीमत जो है ना वो बढ़ रहा है। पहले हम महीने में तकरीबन कम से कम 8-10 मुर्गियाँ तो ले जाते थे, क्योंकि मतलब बनिस्बत गोश्त की ये मतलब थोड़ा गुजारा था ना, तो बच्चों को यही खिलाते थे। अभी बमुश्किल से एक मुर्गी भी मुश्किल से ले जाते हैं। हुकूमत ने फौरी नोटिस ना लिया तो मुर्गी की कीमतों में मजीद इजाफे का सिलसिला जारी रह सकता है। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। फैसलाबाद में खतरनाक एनडी वायरस ने पोल्ट्री फार्म्स पर हमला कर दिया। एक माह के दौरान 2.5 करोड़ चूजे हलाक हुए। वेटरनरी डॉक्टर्स ने हालात को संगीन करार दिया है। अब्दुल अहद रिपोर्ट कर रहे हैं। फैसलाबाद भर के पोल्ट्री फार्म्स पर खतरनाक एनडी वायरस के हमले से 80% मुर्गियां हलाक हो गईं। बीमारी फैलने से पोल्ट्री की सनत में शदीद बहरान पैदा हो गया। फैसलाबाद ज़िले में तकरीबन 1000 से ज़्यादा शेड जो खाली हो चुके हैं और इस पर मुख्तलिफ वायरस जो वो बता रहे हैं कि वायरस अटैक कर रहा है। 2-4 हज़ार मुर्गी बचती है, वो किसी काम के भी नहीं आती और वो भी तकरीबन जो मरे के वो भी ऐसे ही चले जाती कचरे में। रानी खेत से रोजाना सैकड़ों चूजों को मरने से बचाने के लिए वेटरनरी साइंसदानों ने नई अद्वियात की तैयारी शुरू कर दी। पाकिस्तान लेवल के जितने साइंटिस्ट हैं हमारे रिसर्च से, एकेडमिया से, फील्ड से, इन सब ने मिलकर एक हमारी जूम पे मीटिंग है, उसमें हम लोग इसको वैल्यूट करेंगे, अपनी इनपुट देंगे एज ए टेक्निकल पर्सन। तो उसमें हम लोग इंशाल्लाह किसी नतीजे पे पहुंचेंगे और फार्मर को हेल्प आउट करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर, इसमें कि वो किस तरह इस डिजीज़ को एरेडिकेट नहीं तो कम से कम इसको कंट्रोल कर सकें हम लोग। मुर्गियों की कमी के बायस गोश्त की कीमत 500 रुपये किलो तक जा पहुंची है। पोल्ट्री फार्म्स मालिकान के मुताबिक आने वाले दिनों में चिकन की कीमतों में मजीद इजाफा मुतवक्का है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल अहद, सामा, फैसलाबाद। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती जमात इस्लामी के तहत कराची में फ़लस्तीन मार्च जारी है। मार्च में ख़वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद है। शराए फैसल पर होने वाले मार्च से मुतालिक मज़ीद बता रहे हैं समग्र नुमाइंदे खुर्शीद आलम। जी हाँ, बिल्कुल। कराची में फ़लस्तीनियों के हक़ में होने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा पावर शो है जो शारा फैसल पे किया जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद में लोग अपनी फैमिलीज़, अपने बच्चों के साथ शरीक हुए हैं और सबसे अहम बात यह है कि एक अलामती तौर पर एक अल-कुद्स के हवाले से एक मिसाइल रखा गया है जो इस बात की दलालत कर रहा है कि ये ईमानी रॉकेट और मुसलमान कभी भी अपने फ़लस्तीनी भाइयों को किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते। शारा फैसल पर होने वाले इस बहुत बड़े पावर शो से जमात इस्लामी और दीगर सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं के खिताबात जारी हैं, जिसमें जोर सिर्फ इस बात पर दिया जा रहा है कि ये जोग्राफियाई फासले कोई मानी नहीं रखते। हमारे दिल फ़लस्तीनियों के साथ हैं, हमारे दिल फ़लस्तीनियों के साथ थे और उन्हीं के साथ धड़कते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और अपने नाज़रीन को बताते हैं कि अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने दावा किया है कि लाड़काना में उनके काफ़िले पर हमला हुआ है। हलीम आदिल शेख का कहना है कि उनकी गाड़ी पर पथराव करने वाले 5 अफराद थे जिनके पास असलहा भी था। उन्होंने सुहेल अनवर सियाल पर हमले का इल्ज़ाम भी लगाया है। आज लाड़काना में
कोई पीपल्स पार्टी के अनवर सयाल के भेजे हुए, चूँकि हल्का अनवर सयाल का था, हमें पता है उनके नाम भी पता चल गए हैं। हम वापस आ रहे थे रेगुलेटर से, तो हमारे ऊपर तकरीबन 5-6 लोग थे, जिनमें से 2 या 3 के पास हाथ में पिस्टल था और बकिया 3-4 के पास पत्थर थे। उन्होंने पहले पथराव किया हमारी गाड़ियों के ऊपर, हमें रोका ताकि हम रुके तो वो हम पे हमला कर सकें, लेकिन चूंकि साथ मेरी अपनी सिक्योरिटी मौजूद थी, सिक्योरिटी को देखकर वो वहाँ से भाग गए। एक शख्स गिरा भी उनमें से, लेकिन वो भाग गए। सिंध पुलिस से क्या FIR कटानी, कुछ नहीं हो सकता। ये यार मोहम्मद लशारी गोट का नाम था, थाने का नाम है रशीद वगण, थाना एरिया हल्का है अनवर सयाल का। इसी बारे में बात करेंगे समा के नुमाइंदे नवीद लाड़ेक से। नवीद, हलीम आदिल शेख का वीडियो बयान भी सामने आ गया, हल्का था सुहेल अनवर सयाल का, और अब आगे क्या करेंगे हलीम आदिल शेख, उन्होंने कहा क्या इस बारे में? जी ये बिल्कुल ये दावा सामने आया अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का। उसका कहना है कि यार मोहम्मद लाशारी के मकाम पर उसकी गाड़ी पर जो है वो पथराव किएगा। 5 अफराद थे, जिसमें 2 के पास जो है वो असला था, और उसका इल्जाम है कि सुहेल अनवर सयाल सूबाई वजीर उसका ये हल्का है और उसी ने जो है मुझ पर हमला करवाया है। उसका कहना है कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में उस पर 5 बार हमले किए गए हैं, लेकिन सिंध पुलिस जो है वो सिंध हुकूमत की कमदार बनी हुई है, इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वो कोई FIR जो है वो नहीं कटवा रहे। फुटेजेस और फोटो में देखा जा सकता है कि गाड़ी को जो है वो मामूली नुकसान हुए। SSP लाड़काना जो है वो इमरान कुरैशी से रब्ता हुआ है। उसका कहना है कि बच्चे थे जिन्होंने जो है वो गाड़ी के ऊपर जो है वो गोबर फेंका है। मामले की मजीद जो है वो तहकीकात की जा रही है। दूसरी तरफ जो है वो तर्जुमान है सयाल, उसके मुताबिक जो इल्जामात लगाए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवीद लाड़ेक, आप हमें आगाह कर रहे थे। और तर्जुमान सयाल हाउस ने हलीम आदिल शेख के इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं। कहा हलीम आदिल शेख सियासत छोड़कर ड्रामे बनाना शुरू कर दें, उनकी गाड़ी पर पथराव के कोई निशानात मौजूद ही नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ड्रामों की सियासत नहीं करती। सिंध से PTI को हिमायत ना मिलने पर हलीम आदिल शेख बौखलाहट का शिकार है। झूठा इल्ज़ाम लगाने पर हलीम आदिल के खिलाफ हतक इज़्ज़त का नोटिस भी भेज रहे हैं। आपको याद दिला दें कि अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने दावा किया है कि लाड़काना में उनके काफ़िले पर हमला हुआ है। हलीम आदिल शेख का कहना है कि उनकी गाड़ी पर पथराव करने वाले 5 अफराद थे, जिनके पास असलहा भी था। उन्होंने सुहेल अनवर सयाल पर हमले का इल्ज़ाम लगाया, जिसे सयाल हाउस की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कराची में फ़लस्तीन मार्च से खिताब कर रहे हैं। खताब में आज़ाद किया था, ये वो इलाका है जिसको सलाहुद्दीन अयूबी ने आज़ाद किया था, और आज भी इस मुल्क में, इस उम्मत में हर नौजवान एक सलाहुद्दीन अयूबी की तरह बैतुल मुक़द्दस के आज़ादी के लिए तैयार खड़ा है। मेरे दफ्तर में एक नौजवान आया, कोरोना की वजह से बीमार थे। उन्होंने कहा कि सिराज भाई, यहाँ की मौत से बेहतर है कि मुझे वहां भेजो और मुझे शहादत का रुतबा मिले, शहादत की मौत आए। जिस कौम में जिहाद का जज्बा हो, शहादत की तमन्ना हो, उसको कोई एटम बम शिकस्त नहीं दे सकता, उसको कोई काफिर की फौज शिकस्त नहीं दे सकती। इसलिए ये जो आज का जिहाद मार्च है, ये फलस्तीन के आज़ादी के लिए है। ये जो आज का मार्च है, ये कश्मीर के आज़ादी के लिए है। ये जो आज का मार्च है, ये उम्मत मुस्लिमा की अज़मत रब्ता की बहाली के लिए है। ये जो आज का कश्मीर मार्च है, ये बाबरी मस्जिद को दोबारा अपनी जगह पर तामीर करने के लिए है। इसलिए हमारी ये लड़ाई जारी है, जारी रहेगी मकासद के हुसूल तक। आज कराची से मैं एक बार फिर इस्माइल हानिया को और जनाबे खालिद मशल को पैगाम दे रहा हूँ कि आपकी शुहदा कराची में जिहाद मार्च से खिताब कर रहे थे अमीर जमात इस्लामी, और कह रहे थे कि फ़लस्तीन के साथ हम खड़े हैं। जिहाद के जज्बे को दबाया नहीं जा सकता, हराया नहीं जा सकता। शिकारपुर से अफसोसनाक खबर शामिल कर लेते हैं, जहां कच्चे के इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान डाकुओं ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। 3 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 4 जख्मी हो गए हैं। इसी बारे में बात करेंगे समा के नुमाइंदे इरशाद आराई से। इरशाद आराई, क्या कुछ पता चल सका इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, ये शिकारपुर का इलाका खानपुर का कच्चे का इलाका है, गढ़ी तेको, जहां पर 7 मगवियों की बाजियाबी के लिए जो है SSP का
सऊद के सरबराही में जो है सर्च ऑपरेशन जारी था, तो डाकुओं ने जदीद हथियारों से जो है फायरिंग करके 3 पुलिस एहलकार को जो है शहीद कर दिया है, जिसमें 4 जो है जख्मी की इतलात मिल रही है। और जख्मियों को जो है फिलहाल जो है सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। लाशें अभी तक मुंतकिल नहीं की गई है। जराए हमें ये बता रहा है कि एसएसपी जो है वो भी वहाँ पर जो है फंसे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।